The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो और मैं हूं अनंत भट्ट। एक बार फिर हम हाजिर हैं तमाम अहम और बड़ी खबरों पर रोशनी डालने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर की। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है असम। कागजों पर यहां के सीएम का नाम आपको मिलेगा सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन टिप्पणीकार कहते हैं कि सूबे के डिफैक्टो सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। शर्मा का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा, मेरी राय में सरकारी खर्च पर कुरान की पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर यह करना ही है तो हमें बाइबल और गीता भी पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बराबरी लाने के लिए हम ये परंपरा खत्म कर रहे हैं। असम सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसे या तो रेगुलर स्कूल्स में बदले जाएंगे या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। संस्कृत स्कूलों के साथ भी यही किया जाएगा। इसने एक बहस छेड़ दी है, क्या भारत में सरकारी खर्च पर धार्मिक पढ़ाई नहीं हो सकती? अगर नहीं तो फिर वो लकीर कहां खींची जाएगी कि कौन सी पढ़ाई धार्मिक है और कौन सी नहीं? बड़ी खबर में आज इसी की बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। जरूर हमारा हिंदुत्ववाद हमारे मन में है, हमारे कार्यों में है, लेकिन देश तो चलता है संविधान से, जो संविधान सेक्युलर है। अब जब शपथ लेते हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो आपको ये सेकुलर धर्म का पालन तो करना पड़ता है सबको। तो राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री के सेकुलर होने पर सवाल उठाते हैं तो राष्ट्रपति जी ने यही सवाल राज्यपाल जी को पूछना चाहिए कि आप सेकुलर है या नहीं। प्रधानमंत्री जी को भी पूछना चाहिए। ठीक है, बात मंदिर की नहीं है, बात पूरे देश की लॉकडाउन और अनलॉक की। सेकुलरिज्म को लेकर हो रही खींचतान में ये शिवसेना नेता संजय राउत का बयान एक और कड़ी जोड़ता है। राउत पार्टी लाइन से बंधे हैं और उनकी पार्टी गठबंधन की मजबूरियों से, लेकिन उनकी बात पर गौर किया जा सकता है। अगर एक राज्यपाल एक मुख्यमंत्री से पूछ सकता है कि वो सेकुलर है या नहीं, तो जब राज्यपाल से यह सवाल किया जाएगा तो वो क्या जवाब देगा? निजी जीवन में एक व्यक्ति की धर्म को लेकर अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन संविधान कहता है कि संवैधानिक पदों का कोई भी धर्म नहीं होगा। वो सभी भावों को निरपेक्ष भाव से ही देखेंगे। इस हिसाब से भारत के सभी संवैधानिक पद सेकुलर ही हुए। तो क्या महामहिम जिस लहजे में सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह उससे किनारा भी कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह भी है कि हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की पार्टी का नेता सेकुलरिज्म के बचाव में लड़ रहा है। कैसा विहंगम दृश्य है। बापू होते तो भावुक हो जाते। खैर, हम बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 67,708 नए मामले सामने आए हैं और 680 मरीजों की मौत हो गई है। 81,514 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 73,07,097। कुल मौतों की बात करें तो यह आंकड़ा है 1,11,266 और ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा अब जा पहुंचा है 63,83,441। टेलीविजन रेटिंग्स पॉइंट यानी टीआरपी में घपले की खबरों के बीच टीआरपी जारी करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने फैसला लिया है कि 12 हफ्तों के लिए टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। माने 3 महीने तक हर हफ्ते आने वाली टीआरपी नहीं आएगी। यह फैसला सभी समाचार चैनलों पर लागू होगा। टीआरपी की जगह बार्क हर भाषा के लिए राज्यवार आंकड़े निकालेगी। मुंबई पुलिस ने टीआरपी में हेरफेर का आरोप 3 चैनल्स पर लगाया था, बॉक्स सिनेमा, फकत मराठी और रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास जाए। तीसरी सुर्खी दिल्ली से है। पिछले कुछ सालों से यह लगातार हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर आते ही अचानक दिल्ली में प्रदूषण की बात होने लगती है।
ये बात ठीक है कि इन महीनों के दौरान प्रदूषण ऊपर जाता है, लेकिन प्रदूषण ऐसी चीज नहीं जो ठंड के अलावा किसी और महीने में नहीं होता। खैर, जब जागो तब सवेरा की तर्ज पर दिल्ली के प्रदूषण पर साल 2020 की तू मैं की बात कर लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण का सिर्फ 4% पराली जलाने से आता है, बाकी लोकल फैक्टर से होता है। धूल, निर्माण, जैविक कचरे के जलने से। इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कह दिया कि 15 दिन पहले दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य था। 15 दिनों के भीतर दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसी स्थिति बन गई। आप जानते ही हैं, प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दिल्ली में ग्रिडेड एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। डीजल जनरेटर्स पर प्रतिबंध लग गया है और अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी बंद करें। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। असम के बीजेपी विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि सरकारी पैसे से चलने वाले राज्य के सभी मदरसे और करीब 100 संस्कृत स्कूल बंद किए जाएंगे। इस बारे में नवंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि इस फैसले को तत्काल लागू किया जाएगा। गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए हिमंता ने कहा कि किसी भी धार्मिक शिक्षा वाले संस्थान को सरकारी फंड से संचालित नहीं किया जाएगा। हम प्राइवेट मदरसों के संचालन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हिमंता का कहना है कि सरकारी पैसे से चलने वाले मदरसों को या तो नियमित स्कूलों में तब्दील किया जाएगा या पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मसले पर क्या कहा, सुनिए जरा। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably 1 or 2 states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर बीजेपी की राज्य सरकार सरकारी मदरसे बंद कर देगी तो हमारी पार्टी सत्ता में आने पर उन्हें फिर से खोल देगी। असम सरकार का यह फैसला अचानक नहीं आया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस साल फरवरी में मदरसे और संस्कृत स्कूल बंद करने की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि अरबी या किसी दूसरी भाषा या धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा देना सरकार का काम नहीं है। राज्य के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक असम में 614 सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। स्मीबा के वेबसाइट कहती है कि इनमें से 400 उच्च मदरसे, 112 जूनियर मदरसे और 102 सीनियर मदरसे हैं। इनमें 57 लड़कियों के लिए हैं, 3 लड़कों के लिए और 554 को एजुकेशनल मतलब लड़के लड़कियों दोनों के लिए हैं। इसके अलावा राज्य में करीब 900 प्राइवेट मदरसे हैं जिन्हें जमीयत उलेमा की तरफ से चलाया जाता है। असम में राज्य द्वारा संचालित करीब 100 संस्कृत स्कूल हैं जिन्हें टोल कहा जाता है। 2 साल पहले राज्य सरकार ने संस्कृत स्कूलों और मदरसों को नियंत्रित करने वाली बॉडी में बदलाव किए थे। राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सभी मदरसों को सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन असम के तहत और संस्कृत बोर्ड को कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशियंट स्टडीज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कर दिया गया था। असम में अगले साल चुनाव भी प्रस्तावित हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC के समय से ही असम में ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है और इसका असर पूरे देश में दिखा है। अब धार्मिक शिक्षा का मुद्दा सामने आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इससे मुसलमान समुदाय जुड़ा है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि संस्कृत स्कूल भी तो बंद हो रहे हैं तो हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं उठता। धार्मिक शिक्षा के पक्ष और विपक्ष में इन तर्कों को समझेंगे, साथ ही ये भी कि क्या आधुनिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का रोल होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है और क्या असम सरकार का फैसला संवैधानिक है। शुरू से कहें तो भारत में गुरुकुल की परंपरा रही है। यहां वेद, पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। आज भी तमाम संगठनों से जुड़े ऐसे स्कूल हैं जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्या भारती संगठन की तरफ से शिशु मंदिर, विद्या मंदिर चलाए जाते हैं। इनमें रामायण महाभारत की कहानियां पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्र स्कूल,
ब्रह्मो समाज, आर्य समाज के भी स्कूल हैं। इनमें से ज्यादातर में सीबीएसई बोर्ड या अलग अलग राज्य आधारित बोर्ड की शिक्षा दी जाती है। हालांकि इन्हें सरकार संचालित नहीं करती है और इनमें आधुनिक शिक्षा मिलती है। इसी तर्क पर संस्कृत स्कूलों का बचाव किया जा रहा है। असम सरकार के फैसले का विरोध करते हुए ऑल असम शिक्षक कर्मचारी संस्थान के हितेश दास कहते हैं, संस्कृत टोल का उद्देश्य संस्कृत भाषा को लेकर जागरूकता और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इन स्कूलों में राज्य बोर्ड का सिलेबस चलता है। अंतर केवल इतना है कि संस्कृत के अनिवार्य पेपर होते हैं। इस भाषा को वैसे भी कम लोग जानते हैं। संस्कृत भले ही वैदिक भाषा हो, लेकिन इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। हर धर्म के बच्चे यहां पढ़ते हैं। धार्मिक शिक्षा की ही कड़ी में मदरसे भी आते हैं। मदरसा अरबी भाषा से आया शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थान के लिए किया जाता है, चाहे वो धार्मिक संस्था हो या नहीं। ये आम विचार है कि सभी मदरसों में कुरान और इस्लाम की ही शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये एक सरलीकरण है, माने जनरलाइजेशन। भारत के कई मदरसों में इस्लाम के साथ साथ गणित और इतिहास जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। शिक्षा और शोध से जुड़ी वेबसाइट द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कहती है कि 4% मुस्लिम छात्र देश के मदरसों में पूर्णकालिक यानी फुल टाइम पढ़ते हैं। एक किताब है मदरसाज इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया। इसे लिखा है जिया उस सलाम और मोहम्मद असलम परवेज ने। दोनों लेखकों से बातचीत को इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में छापा है जो मदरसों के बारे में थी। दोनों कहते हैं कि आज मदरसों के बारे में धारणा बना दी गई है कि वो इस्लामिक शिक्षा और कट्टरपंथ के केंद्र हैं, लेकिन ये बात भुला दी जाती है कि मदरसों का भारत में स्वर्णिम इतिहास रहा है। समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय, मुंशी प्रेमचंद, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मदरसों में ही पढ़े थे और वो मुसलमान नहीं थे। लेखक बताते हैं कि आज मदरसों की भी आर्थिक हालत खराब है, लेकिन बहुत से गरीब परिवार इसलिए बच्चों को मदरसा भेजते हैं क्योंकि वहां खाना मिलता है। कई मदरसों में रहने की व्यवस्था होती है। वो कहते हैं कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने धार्मिक और सेकुलर शिक्षा में अंतर किया। तब तक मदरसों में धार्मिक और सेकुलर दोनों तरह की शिक्षा दी जाती थी। गैर मुस्लिम छात्र जो कुरान नहीं पढ़ना चाहते थे वो वेद और हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन मैकाले के बंटवारे के बाद मदरसे सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिए गए और आज के मदरसे इसी ढर्रे पर चल रहे हैं। वहां कुरान रटाई जाती है। इससे मतलब नहीं होता कि उसे समझना भी होता है। उनका कहना है कि मदरसों को आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से जोड़े जाने की जरूरत है ताकि कुरान और हदीस के अलावा पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर भी ध्यान दिया जाए। कई मदरसे ऐसे हैं जहां विज्ञान, कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनकी संख्या अनुपात में कम है। सवाल है कि धार्मिक शिक्षा और सरकार के रोल को लेकर संविधान क्या कहता है। हमें पता है कि हमारा संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, मतलब राज्य किसी धर्म में ना तो हस्तक्षेप करेगा और ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देगा। संविधान राज्य की तरफ से धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। मदरसों के संदर्भ में इसे और अच्छे से समझने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 30 तक का जिक्र जरूरी है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। इनके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 25 धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। ये व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसका पोषण करने, धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करने, चल अचल संपत्ति अर्जित करने और उसके स्वामित्व का संपत्ति का कानून के हिसाब से प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनका इस्तेमाल किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देना, उसका पोषण करने में किया जाए। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 28 जो कहता है कि राज्य के फंड से पोषित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि राज्य द्वारा संचालित ऐसे संस्थानों को इससे छूट दी गई है जो किसी ट्रस्ट के तहत बनाए गए हों। इसके अलावा राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य के फंड से पोषित शिक्षण संस्थानों में उपस्थित होने या किसी अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य नहीं किया जाएगा। अब अल्पसंख्यक हितों से जुड़े अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और
संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। सबसे अंत में अनुच्छेद 30 जो कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या असम सरकार का फैसला संविधान के हिसाब से सही है? साल 2002 में टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की एक बेंच ने अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पड़ताल की थी। अनुच्छेद 30 में सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक संस्थाओं की फंडिंग पर कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों का यह अधिकार असीमित नहीं है, मतलब सरकार इन संस्थाओं को आर्थिक मदद करते हुए इन्हें कानूनी रूप से रेगुलेट कर सकती है ताकि शैक्षिक गुणवत्ता से समझौता ना हो। लेकिन कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया कि इसकी वजह से अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार खत्म नहीं होने चाहिए। एक लाइन में कहें तो यह स्पष्ट हो गया कि सरकार धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकती। इस आधार पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान और असम सरकार का फैसला सही लग सकता है, बशर्ते वो अपने इस फैसले में सभी पक्षों को साथ लेकर चल सकें, मुस्लिम गुटों की चिंताओं का समाधान कर सकें। सरकार अगर ये फैसला लेते हुए सुनिश्चित करे कि मदरसों और संस्कृत स्कूलों की जगह जो स्कूल आएंगे उनमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा, तो हम इसके पक्ष में खड़े होंगे। ये जरूरी है कि देश के सभी सूबों के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना पैदा हो, उन्हें ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें नागरिक भी बनाए और रोजगार भी दे। अब बात बिहार चुनाव की। हमारी टीम गंगा पहुंची बोधगया, वो जगह जहां सिद्धार्थ को ज्ञान का बोध हुआ और वो बुद्ध हो गए। दुनिया भर से पर्यटक और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, तब इस जगह के गौरवशाली इतिहास को बताने का जिम्मा होता है यहां के गाइड्स का। बाहर से आने वालों के लिए लोग भारत का चेहरा होते हैं। देखिए भारत के इन चेहरों पर किस कदर मायूसी छाई हुई है। कमी आप लोगों की भी तो है ना कि आप लोग परिचय के चक्कर में जो शहर की या इस क्षेत्र की या इस मंदिर की पर्यटन स्थल की ज़रूरतें हैं वो उन तक रख नहीं पाते सामने ठीक से। नहीं, ऐसा नहीं कहिए। हम लोगों ने जब भी उचित मंच मिला हम लोगों ने इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं से हमारे यहाँ तक प्रधानमंत्री, पर्यटन मंत्री, हमारे जो पर्यटन सचिव थे सेंटर के, उनको बोधगया ने बैठ करके 50 लोगों के साथ हम लोग बैठ करके पूरा चर्चा किए थे, पूरा लिखित ब्यौरा दिए थे कि ये सारे काम यहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये सारी योजनाओं पर हम लोग बहुत जल्द में, पर कुछ होता नहीं है। बिहार सरकार के पास भी हम लोग लिखते हैं पर कहीं पर कुछ सुनता ही नहीं, केवल हम लोग का सुनता और करते अपने मन के। चुनाव का वक्त आ गया है, वोट पड़ने वाला है आपके यहाँ 28 तारीख को, तो जब चुनाव में जाएंगे तो ये सब मुद्दे दिमाग में होंगे, क्या चल रहा होगा। उसके अलावा जो आने वाली सरकार है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? आने वाली सरकार के बारे में हम लोग तो बस कोई भी सरकार आए हम लोग उम्मीद है। अब उम्मीद तो हम लोगों ने 15 साल नीतीश कुमार जी को देख लिया है, इसमें तो कोई दो हर्ज नहीं। हम लोग 15 साल नीतीश कुमार जी को देख लिया, कुछ विकास हुआ, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हुआ, पर जैसा होना चाहिए था, जैसा बोधगया का इतिहास है, जैसा बोधगया का में लोगों का आना जाना है, वो स्टैंडर्ड का आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। और हम लोग बहुत तरह के हर जगह हर उचित मंच पर हम लोगों ने बताया, यहाँ तक कि हम लोगों ने तो जो आज कोरोना देख रहे हैं, आज कोरोना विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोगों यहाँ 118 पर्यटक गाइड है बिहार सरकार के, जो कि अनेकों जिला में, हम लोग 14 जिला में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से केवल एक छोटा सा मांगा था कि हम लोग डेली बेसिस पर काम करने वाले मजदूर टाइप के गाइड हैं। आज हम लोगों को 50 रुपया मिलना मुश्किल हो रहा है गाइडिंग करने के लिए। हम लोगों को सरकार आप अपने स्तर से कुछ जिस तरह से अन्य लोगों को सहयोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार को इतना भी लिखा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, पर्यटन मंत्री को लिखा, टूरिज्म सेक्रेटरी को लिखा, बिहार के पर्यटन मंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को, टूरिज्म सेक्रेटरी को लिखा कि हम लोगों को भी कुछ दीजिए। यहाँ तक कि केवल हम लोग नहीं, हमारे इस पर्यटन इंडस्ट्री से में पूरे भारत में डायरेक्ट 3 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं और देश का जीडीपी में 9 से 10% हमारा हिस्सा है। अगर हमारा हिस्सा का भी कुछ पार्ट अगर हमें दे देते, क्योंकि आज जितने भी देख रहे हैं, सबसे पहला ये कोरोना से सबसे पहला प्रभावित
कोई अगर व्यवसाय हुआ है तो वो टूरिज्म हुआ है, और सबसे अंत में इसको बेनिफिट मिलेगा। हम जान रहे जब तक ल कोरोना 100% नहीं इस देश से चला जाएगा तब तक ल टूरिज्म का कोई भी रोजगार नहीं होगा। तो ये सारी समस्या है। तो हम लोगों का खर्चा कैसे चलता है? टूरिस्ट तो यहाँ बड़ा कम दिख रहा है। हम लोग आपको बताए ना सर कि हम लोग अब यहाँ तक पर्यटकों से कहते हैं कि एज यू विश, ऐसे हम लोग का सरकार ने फिक्स रेट कर लिया है 500 रुपया मंदिर घुमाने का, पर आज तो 500 सोचिए 50 रुपया भी नहीं मिलता है हम लोगों को। इसी तरह से हम लोग साज धज के आते हैं, सारा चीज़ करके आते हैं। एक सब्जी खरीदने का भी पैसा यहाँ से नहीं मिल पाता है। हम लोग का ये दर्द है आँख में, पर कोई नहीं सुना। यहाँ तक हम लोग BTMC, देखिए BTMC है, 50 लाख रुपया कोरोना काल में चावल दाल गेहूँ हम लोगों को बांट दिया, पर हम लोगों के एक छटाक नमक तक नहीं मिला। इनसे भी बोला कि हम आपके मंदिर में काम करके कमाने वाले लोग हैं, हम लोग की कुछ मदद कीजिए, पर कोई सुनता नहीं। किसी की आंखें में आंसू नहीं, दर्द नहीं, क्या करे, किससे कहें। अब तो अब कहना छोड़ दिए, आप लोग को सहारा है कि अब हम लोग आप लोग के साथ में जाकर के अपना दर्द बयान करते हैं। दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट है हमारी टीम हीरा के हवाले से। गरीबी का चक्र कैसे ईंट के भट्टे पर परिवार की 3-3 पीढ़ियों को जकड़े रह सकता है, आप फील्ड पर ही देख सकते हैं। ये मजदूर इस चक्र को तोड़कर आजाद नहीं हो पाते क्योंकि नागरिक नहीं बन पाते, नागरिक नहीं बन पाते क्योंकि अपनी पसंद की सरकार नहीं चुन पाते। कैसे पड़ता है बिहार के देहात में वोट, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो कैसे तय करते हैं चाचा कि किसको वोट देना है, उसको देना? क्या टीवी देखते हैं, सब लोग बातचीत आपस में सुनता है क्या? हमारे उतना पढ़ल नहीं है जो हम बता सकते हैं सर। हाँ, तो वही तो आपको कौन बताता है? सीधा सपाटा हमारे आदमी। हाँ, तो आपको कौन बताता है किसको वोट देना है? वो पूजे बगल में घर है, हमारा घर है के बगल में यादव सबन है, वो बताता, जाके डाल देते हैं, दबा देते हैं। आप क्या कह रहे थे? वो जो यादव जी बताते हैं वो आप दबा देते हैं। हाँ, तो अब हमारे पढ़ल लिखल नहीं है तो क्या करेंगे। द ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं नरेश अग्रवाल की ये पंक्तियां। शिक्षा कोई प्रकाश नहीं है अपने आप में, सिर्फ तरीका है हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाने का। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।